हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एमसीक्यू। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप लोग को इसका प्लेलिस्ट आई बटन पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम होगा आरबीएलपी टेक्नीशियन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। धार्मिक सुधार के क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ब्राह्मण सभा और ब्राह्म समाज की स्थापना की थी। वह कौन है? पहले ऑप्शन में स्वामी विवेकानंद है, दूसरे ऑप्शन में हम लोग को राजा राम मोहन रॉय है, तीसरे ऑप्शन में डॉक्टर भीमराव रामाजी अंबेडकर हैं और चौथे ऑप्शन में स्वामी दयानंद सरस्वती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। धार्मिक सुधार के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि ब्राह्मण समाज और ब्राह्म समाज की स्थापना थी। 28 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ब्रह्म समाज एकेश्वरवादी निराकर देवता में विश्वास रखता है। राजा राम मोहन राय का आधुनिक भारत के अग्र पुरुष थे। चलिए, इन्होंने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया। और स्वामी दयानंद सरस्वती स्वदेशी का प्रयोग करने वाला प्रथम भारत के प्रथम व्यक्ति थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करना है हम लोगों को। उत्परिवर्तन, जनात्मक विलगन, प्राकृतिक चयन और विकास। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आप लोग को सब जो है पहले ऑप्शन में डीसीबीए दिया हुआ है, फिर एबीसीडी दिया हुआ है, एसीडीबी दिया हुआ है और सीबीएडी दिया हुआ है। तो डायरेक्ट इसका जो है उत्परिवर्तन ही पहले होता है और फिर जनात्मक विलगन होता है और फिर जो है प्राकृतिक चयन होता है और फिर विकास होता है। तो एबीसीडी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उचित अनुक्रम में व्यवस्थित है उत्परिवर्तन, जन्नात्मक विलगन, प्राकृतिक चयन और विकास। उत्परिवर्तन ऐसा असतत अनुवांशिक परिवर्तन होता है जो अचानक उत्पन्न होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी उनका स्थानांतरण होता रहता है। डियोगो डी ब्राज ने उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया। इसे नव डार्विनवाद नाम से भी जाना जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर का योगात्मक की उत्तर जीविता सिद्धांत है। जैव विकास के संदर्भ में डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पौधों में डैश हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। अविशिष्ट अम्ल, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन या ऑक्सीन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्सीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके डिस्कस पॉइंट को देखते हैं। पौधे में ऑक्सीन हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाती है। ऑक्सीन की खोज सन 1880 ईस्वी में डार्विन ने की थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज, काइटिन, हेमी सेल्यूलोज, लिग्निन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, हम लोग का बी नंबर ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि काइटिन होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में होता है। और कवक पर्णहरित संकेंद्रीय संवहन उत्तक रहित थैलोफाइटा है। कवक में संचारित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक पौधे में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। यूकेरियोटिक का कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक का कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्र में क्रोमोटैडिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का क्या नाम है? जीन, गुणसूत्र बिंदु, तराकाय या सेंट्रोमियर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सेंट्रोमियर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गुणसूत्र में क्रोमोटेडिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम सेंट्रोमियर है। प्रत्येक गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं, पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमोटेडिस। अब पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग मैट्रिक्स कहलाता है और मैट्रिक्स में गुणसूत्र की धुरी लंबाई में 2 समानांतर कुंडलित धागों के समान रचना होती है और जिसे क्रोमोटिड्स या अर्धगुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोटिड में 2 या 2 अधिक अत्यंत महीन कुंडलित धागे के समान रचनाएं पाई जाती है, जिसे क्रोमोनीमाटा कहते हैं। क्रोमेटिड डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। सेंट्रोमियर गुणसूत्र का आकार निश्चित करता है। सेंट्रोमियर के कारण गुणसूत्र 2 भागों में विभाजित हो जाता है और डीएनए के क्रियात्मक भागखंड को जीन कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है? डोलोमाइट, हीरा, संगमरमर या चौक।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हीरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हीरा जो है आप लोगों को कार्बन का यौगिक नहीं है। हीरा कार्बन का यौगिक नहीं है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो अपरूप हैं। हीरा ताप का सुचालक और विद्युत का कुचालक होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.417 होता है। ग्रेफाइट का आपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है और कार्बन को एक सार्वभौमिक तत्व माना जाता है। चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उस पेशेवर भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम बताइए जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। यादविंदर सिंह, अजमेर सिंह, एवलिकन पड़ी, सतनाम सिंह थामरा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सतनाम सिंह भामरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में शामिल होने वाले भारतीय सतनाम सिंह भामरा हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा प्लस विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस उष्मा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस उष्मा ऊर्जा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा का कभी क्षय नहीं होता, केवल हस्तांतरण होता है। कुल ऊर्जा स्थिर है। ऊर्जा अदिश राशि है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाक कला में अपने योगदान के लिए वर्ष 2017 में किस शेफ को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? विकास खन्ना, माधुर जाफरी, संजीव कपूर या रणबीर बरार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोगों का सी नंबर ऑप्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि संजीव कपूर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है? वायु, तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ या निर्वात। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा निर्वात। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है। ध्वनि के लिए माध्यम का होना अनिवार्य है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि की चाल माध्यम के समांतर होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस पदार्थ में होता है। ध्वनि का वेग सबसे कम गैस में होता है। ध्वनि का वेग का मापन डेसिबल में होता है और WHO ने 45 डेसिबल तक की ध्वनि को मानव के लिए सहज ध्वनि माना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कार्बन C12 के एक मोल में कितने परमाणु होंगे? 6.02 इंटू 10 टू पावर 26, 6.02 इंटू 10 पावर 23, 8.06 इंटू 10 टू पावर 20, 60.20 इंटू 10 टू पावर 26। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 जो होता है। कार्बन जो है C12 के एक मोल बराबर 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 परमाणु होते हैं। परमाणु किसी तत्व का वह सबसे छोटा अणु कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु शून्य अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु द्रव्यमान बराबर यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटा 1/12 इंटू C12 परमाणु का द्रव्यमान। मूल किसी पदार्थ के परमाणु अणु अथवा आयन की निश्चित संख्या में को व्यक्त करता है। मूल संख्या 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 है। इसे एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में याद रखिएगा, एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मार्च 2017 में प्रकाशित भारतीय ऐतिहासिक कथा उपन्यास द राइज ऑफ शिवगामी किसने लिखे था? आनंद नीलकंठ, अमिश त्रिपाठी, अरुंधति राय या देवदत्त पटनायक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आनंद नीलकंठ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एनहीम USA में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2017 में किस ने स्वर्ण पदक जीता था? कुंजरानी देवी, वंदना गुप्ता, मीराबाई चानू, कर्णम मल्लेश्वरी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा मीराबाई चानू। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि डोवेराइनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फॉस्फोरस है तो एंटीमनी है, तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा होगा? आर्सेनिक, सल्फर, आयोडीन या कैल्शियम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आर्सेनिक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि डोवेराइनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फॉस्फोरस एवं एंटीमनी है तो इसका त्रिक का दूसरा सदस्य आर्सेनिक होगा। आर्सेनिक एक उपधातु है। आर्सेनिक कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में गैलियम आर्सेनाइड पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। एंटीमनी भी एक उपधातु है।
पूर्णों को गैलीलियम वैली कहा जाता है। एंटीमनी का यौगिक एंटीमनी सल्फाइड का प्रयोग ज्वलनशील पदार्थ के रूप में किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेयजल का कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर या धुआं सोडा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। जल दूषित मानवीय क्रियाकलापों द्वारा अधिक हुआ है। जल में आयरन, फ्लोराइड, आर्सेनिक आदि की मात्रा अधिक पाया जाता है। तो जो जल को दूषित करता है, दूषित जल पीने से अनेक बीमारी का कारण बनता है। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को अणुसूत्र CaOCl2 कहा है। और ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग क्लोरोफॉर्म के उत्पादन, रासायनिक उद्योगों में उपचायक और आदि रूप में भी होता है। सोडियम कार्बोनेट को धुआं सोडा कहा जाता है। धुआं सोडा का प्रयोग ग्लास निर्माण, कागज उद्योग, जल की स्थायी कठोरता हटाने आदि में किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति पावर की इकाई है किलोवाट्स, जूल, वाट्स या हॉर्स पावर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, हॉर्स पावर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई हॉर्स पावर है। पावर बराबर 746 वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक जो है वाट है। 1 वाट बराबर 1 जूल/सेकंड बराबर न्यूटन मीटर पर सेकंड होता है। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है। 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 यूनिट में 3.6 × 10⁻6 जूल ऊर्जा होता है। स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि ध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड या 2 सेकेंड? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोगों का बी नंबर ऑप्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 0.1 सेकेंड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम 0.1 सेकेंड होना चाहिए। जो ध्वनि किसी दृढ़ दीवार, गहरे कुएं, पहाड़ आदि से टकराने के बाद सुनाई देती है उसे प्रतिध्वनि गुंजन कहते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि ध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि जब हमारा कान कोई ध्वनि सुनता है तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर 0.1 सेकंड तक रहता है। ध्वनि द्वारा वायु में 0.1 सेकंड में चली गई दूरी 0.1 इंटू 332 बराबर 32.2 मीटर है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तक की दूरी कम से कम 33.2/2 बराबर 16.6 मीटर होनी चाहिए। दो या दो से अधिक तत्वों के योग से बनता है संयोजकता, मूलक, परमाणु या यौगिक? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यौगिक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के योग से यौगिक बनता है। यौगिक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं जिन्हें उचित रासायनिक विधियों द्वारा विभक्त किया जा सकता है। इसके अवयवी तत्वों को सामान्य भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात या दिल्ली? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, गुजरात। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुजरात भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई। 1933 ईस्वी में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना की गई। 1953 में भारतीय विमान निगम और एयर इंडिया बनाया गया। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। 1981 में वायुदूत निगम बनाया गया था। बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है जो निजी क्षेत्र द्वारा आधुनिकीकरण किया गया भारत का प्रथम हवाई अड्डा है। 100% पूंजी निजी क्षेत्र का है और भारत सरकार का उड़ान योजना का उद्देश्य हवाई सेवा को बढ़ावा देना है। भारत में अधिकांश हवाई अड्डों का नाम नेताओं के नाम से जुड़ा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा, शक्ति, दाब या बल? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऊर्जा। काम करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा का मात्रक जूल है। कार्य बल एवं बल की दिशा में वस्तु को विस्थापित के गुणनफल के बराबर होता है। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब P कहते हैं। P बराबर बल बाय क्षेत्रफल होता है और दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। निम्नलिखित नियम किसने प्रदान किया था?
तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवधिक गुणधर्म होता है। न्यूलैंड्स, मोजले, मैंडलीव या डॉबरेनर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा मैंडलीव। मैंडलीव इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैंडलीव नियम तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आधुनिक गुणधर्म होता है। मैंडलीव रूस के रसायन शास्त्री थे। न्यूटलैंड्स के द्वारा अष्टक नियम दिया गया है। मोसले के द्वारा परमाणु संख्या को आधारभूत संख्या बताया गया है। डॉबरेनर का अतिरिक्त सिद्धांत है आधुनिक आवर्त सारणी का आधार परमाणु संख्या है। बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? कुर्दिश, उर्दू, पश्तो, तुर्की। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की गई। बाबर की आत्मकथा तुझ ए बाबरी नाम से तुर्की भाषा में लिखी। बाबर ने तुर्की की कविता लिखने की मुबइन शैली के जन्मदाता माना जाता है। तुजक ए बाबरी का अनुवाद 1589 ईस्वी में अब्दुल रहीम खाना ने फारसी में बाबरनामा नाम से किया। 1826 ईस्वी में मिसेज वेबरिज ने सर्वप्रथम बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया। बाबरनामा से कई ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल के लिए वाडकर निम्नलिखित में से कौन से देश के प्रधानमंत्री बने? दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, श्रीलंका या स्कॉटलैंड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन आयरलैंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? अंडा, पंखुड़ियां, बायदल, पुंकेश्वर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन अंडप। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को अंडप कहा जाता है। पुष्पों के अध्ययन एंथ्रोलॉजी में किया जाता है। पुष्प पराया तने या शाखाओं के शीर्ष अथवा पत्ती के अक्ष में उत्पन्न होकर प्रजनन का कार्य करती है और फल एवं बीज उत्पन्न करता है। पुष्प का 4 मुख्य भाग होता है। पुंकेश्वर वास्तविक में पुष्प का नर भाग है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है? U प्लस AT, MGH या MA या प्लस MB। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। F बराबर MA होता है तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग बल का समीकरण F बराबर M ही होता है। यदि M के द्रव्यमान की वस्तु पर F बल आरोपित करने उसमें बल की दिशा में A त्वरण उत्पन्न होता है तो गति का द्वितीय नियम के अनुसार F बराबर Ma होता है। यदि F बराबर 0 A बराबर 0 होता है तो M शून्य नहीं हो सकता है। गुरुत्वीय बल भार बराबर द्रव्यमान गुना तो गुरुत्वीय त्वरण होता है F बराबर mg होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक से विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? सेल या बैटरी, एमीटर, वोल्टामीटर या गैल्वेनोमीटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा सेल या बैटरी। सेल या बैटरी चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। वोल्टामीटर के घन इलेक्ट्रोड को एनोड और ऋण को इलेक्ट्रोड और कैथोड कहा जाता है। जब विद्युत अपघटन में धारा प्रवाहित की जाती है तो घनायन कैथोड की ओर और ऋणायन एनोड की ओर चलने लगते हैं और उन पर जाकर जमा हो जाते हैं। जब कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका एक मात्रक भी वोल्ट होता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमित त्रिपाठी रामायण पर आधारित एक श्रृंखला लिख रहे हैं जिनमें पहली 2 किताबें क्रमशः राम और सीता पर केंद्रित है। इस श्रृंखला को तीसरी किताब किस पात्र पर आधारित होगी? रावण, लक्ष्मण, हनुमान और भरत। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन होगा रावण। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है? एक वस्तु लेना, दिल की धड़कन, मुट्ठी को बंद करना, एक कुर्सी को चलाना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दिल की धड़कन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिल की धड़कन को स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है। दिल की धड़कन अनैच्छिक क्रिया है। दिल की धड़कन 24 घंटे होती है, 24 घंटों की होती है। दिल शरीर का सबसे व्यस्तात्मक अंग होते हैं। ऐच्छिक और अनैच्छिक 2 प्रकार की क्रिया होती है। छींक आना अनैच्छिक क्रिया है। कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, चारकोल, कोक या कार्बन ब्लैक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कोक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कार्बन के भिन्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में कोक उपयोग किया जाता है। कार्बन पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक मात्रा में तत्व है। लो चून अमोनियम गैस बनाने की हैवर्ड विधि में प्रयोग होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल बनाने में,
परमाणु मिट्टी में और इलेक्ट्रोड के रूप में एवं कार्बन आर्क बनाने में किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली तक कब स्थानांतरित की गई थी? 1910, 1912, 1905 या 1911? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1911। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 में स्थानांतरित की गई। कलकत्ता को राजधानी मुर्शिदाबाद के स्थान पर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनाया है। मुर्शिदाबाद को राजधानी मुर्शी कुली खां ने ढाका के स्थान पर बनाया था और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें राजा जॉर्ज पंचम में 3 महत्वपूर्ण घोषणा की। कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली की राजधानी बनाने की घोषणा की, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने की घोषणा की, दिल्ली राजधानी विधिगत 1912 में बनाया गया, बिहार राज्य विधिगत 1912 में बनाया गया। उस रूसी रसायन का नाम बताएं जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का एक आवधिक कार्य है। जेलेंस्की, मेंडलीव, मार्कोविनिकोव, जैतसेव। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा मेंडलीव। मेंडलीव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उस रूसी रसायनक का नाम मेंडलीव है जो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का एक आवधिक कार्य है का प्रतिपादन किया। 19वीं शताब्दी के मध्य में महान रासायनिक वैज्ञानिक डी.एफ. मेंडलीव ने तत्वों तथा उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन का प्रस्तुत किया। एक सोलर सेल किससे बना होता है? गैलियम, टेफ्लॉन, कार्बन या सिलिकॉन? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सिलिकॉन। एक सोलर सेल सिलिकॉन से बना होता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य अक्षय ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। भारत सौर ऊर्जा को प्राथमिकता दे रही है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कार्बन है। गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इनमें से कौन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ब्यूटेन, पेंटेन, इथाइन या प्रोपेन? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इथाइन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इथाइन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले कार्बन यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। वैसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसके 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध आबंधन एवं अथवा निबंधन होता है, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी 2 प्रकार के होते हैं, एल्कीन या ओलिफिन तथा एल्काइन। एल्काइन में त्रिबंधन होता है, इसका सूत्र CnH2n-2 होता है। सबसे सरल एल्काइन एसिटिलीन या इथाइन है, इसका सूत्र C2H2 है। एथिलीन का सूत्र C2H4 होता है। निम्नलिखित में से किससे पुलो लोहे के जंगलों में धातुओं से बनी सभी वस्तुओं का नुकसान पहुंचता है? पुराना होना, अम्लता, अपचयन या जंग? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा जंग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जंग पुलो लोहे के जंगलों में धातुओं से बनी सभी वस्तुओं का नुकसान पहुंचाता है। लोहे को आर्द्र वायु में छोड़ देने पर उसके ऊपर लाल रंग की ढीली परत बैठ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। इस क्रिया को जंग लगना कहते हैं। लोहे पर यह जंग हवा की नमी और ऑक्सीजन के कारण लगता है। लोहे में जंग लगा पदार्थ किसी फास्फोरिक ऑक्साइड होता है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे के गैल्वेनाइड जस्तिगत चादर पर जस्ते की परत चढ़ी रहती है और लोहे पर जंग लगने से इसका वजन बढ़ जाता है। रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? प्लाज्मा, रक्त प्लेटलेट्स, सफेद रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रक्त का प्लाज्मा घटक भोजन, CO2 एवं और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का सबसे अधिक भाग जल होता है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संबंध प्लाज्मा के द्वारा भी होता है। और जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। WBC रोग से रक्षा करता है। RBC शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल में देखने पर इसके वास्तविक आकार में बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार में बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। अपवर्तन के 2 नियम है, आपतित किरण और अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं और
चलिए, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? वस्तु और सेवा कर, वस्तु बिक्री कर, ग्रैंड सेल्स टैक्स, सामान्य बिक्री कर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, वस्तु और सेवा कर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सत्येंद्र नाथ बोस वैज्ञानिकों ने पदार्थों की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। तो दोस्त 238 नंबर का आंसर है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिकों ने पदार्थों की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? होमी भाभा, विक्रम साराभाई, सीवी रमन, सत्येंद्र नाथ। हम लोगों ने आंसर देख लिया, डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सत्येंद्र बोस। सत्येंद्र बोस वैज्ञानिकों ने पदार्थों की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी और बोसन को पदार्थ को पांचवी अवस्था में अवस्था बताया। बोस पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा को माना जाता है। पदार्थ को प्रथम तीन अवस्था ठोस, द्रव और गैस है। द्रव के विभिन्न प्रकार को और पदार्थ कहते हैं। जल तीनों अवस्था में पाया जाता है। होमी भाभा परमाणु क्षेत्र का जनक है। सीवी रमन को रमन इफेक्ट जो प्रकाश के प्रभाव से संबंधित है पर 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। विश्व रैपिड फायर शतरंज चैंपियनशिप 2017 कहाँ खेला गया? इसमें विश्वनाथ आनंद ने अपना टाइटल पुनः प्राप्त किया। दुबई, ओस्लो, रियाद, चेन्नई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रियाद, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना है हो जाती है तो इसका रेखीय संवेग क्या होगा? इसके प्रारंभिक का मान का 16 गुना, इसके प्रारंभिक मान का 8 गुना, इसके प्रारंभिक मान का 32 गुना, इसके प्रारंभिक मान के समान। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हम लोग का ए नंबर ऑप्शन होगा, 16 गुना होगा। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो इसका जो नया रेखीय संवेग होता है उसका मान 16 गुना होता है, क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाय 2m होता है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी और द्रव्यमान आधे करने पर उसकी गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। संवेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है और किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा पीई बराबर mgh होता है। ऊंचाई पर बैठी चिड़िया, तने हुए धनुष, बनी हुई तार, घड़ी की चाबी में स्थितिज ऊर्जा होता है। फ्रीडम ट्रेल एक 2.5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगी? मैम्फिस, बोस्टन, कैनेक्टिकट, डेनवर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, बोस्टन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फ्रीडम ट्रेल एक 2.5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग बोस्टन अमेरिका शहर में मिलेगा। बोस्टन टी पार्टी का संबंध अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से है। 1773 ईस्वी में ब्रिटिश का चाय से लदा एक जहाज बोस्टन पहुंचा। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? लिथियम या हाइड्रोजन या हीलियम या सोडियम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का लिथियम, जो कि ए नंबर ऑप्शन में, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व लिथियम है। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है और यह सबसे प्रबल अपचायक होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम क्षार धातु और अंतिम सदस्य कोई भी अक्रिय गैस है। सिर्फ प्रथम आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है जो अपवाद है। आवर्त सारणी के 57 से लेकर 71 तक के लैंथाइड श्रेणी एवं परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक को एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। लेड नाइट्राइड को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पैराऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेड नाइट्रोजन को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। सीसा को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर लेड ऑक्साइड तथा लाल लेड बनाना है। सीसा को जल के साथ प्रतिक्रिया करने पर लेड हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह तनु HCl के साथ प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यह शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर SO2 गैस बाहर निकालता है। सीसा शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर O2 का भूरा धुआं निकालता है। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगी 330 मीटर पर सेकेंड, 331 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड, 331 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 331 मीटर पर सेकेंड।
वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति 331 मीटर पर सेकेंड होगी। ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर पारा में 1450 मीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर CO2 में 260 मीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस जल में 1493 मीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस समुद्री जल में 1533 मीटर पर सेकेंड होता है। वायोगैस से किस प्रक्रिया के माध्यम उत्पन्न होती है? प्रवाही आसवन, विनाशकारी आसवन, शुष्क आसवन या आवयवीय किण्वन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, आवयवीय किण्वन। बायोगैस बायोमास से आवयवीय किण्वन के प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। गीले गोबर के सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है। बायोगैस का ऊष्मीय मान 1100 से 1750 किलो कैलोरी प्रति केजी होता है। कांच एवं इस्पात उद्योग में इसका प्रयोग ईंधन के रूप में होता है। जल गैस का उपयोग हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में अपचायक के रूप में होता है। बायोगैस में मीथेन की मात्रा 65% तक होता है। किसी भारतीय उद्योगपति को हाल ही में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, सुनील मित्तल, लक्ष्मी मित्तल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सुनील मित्तल। इथीन यौगिक में एक डबल बॉन्ड है। एसिटिलीन में त्रिबंध होता है, C2H2। इथीन में द्विबंध होता है, C2H6। मिथेन में एकल बंध होता है, CH4। जब दो परमाणुओं के बीच दो जोड़े इलेक्ट्रॉन को साझा होता है तब इसके बीच द्विक सहसंयोजक बंधन बनता है। ऑक्सीजन अणु का बनना द्विक सहसंयोजक बंधन है। नाइट्रोजन अणु का बनना त्रिक सहसंयोजक बंधन का उदाहरण है। एसिटिलीन कच्चे फल का कृत्रिम रूप से पकाने का काम आता है। निम्न में से कौन सा यौगिक में एक डबल बॉन्ड है? इथीन, इथेन, एसिटिलीन, मीथेन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इथीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इथेन यौगिक में एक डबल बॉन्ड है। एसिटिलीन में त्रिबंध होता है, इथेन में द्विबंध होता है, मीथेन में एकल बंध होता है। जब दो परमाणुओं के बीच दो जोड़े इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं तब उसमें बीच द्विक संयोजक बंधन बनता है। ऑक्सीजन अणु का बनना द्विसहसंयोजक बंधन है। नाइट्रोजन अणु का बनना त्रिक सहसंयोजक बंधन का उदाहरण है। एसिटिलीन कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाने में काम आता है। निम्नलिखित में से कौन सी द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है? इन पौधों में तंतुमय जुड़े होते हैं। इन पौधों में दो बीजपत्र होते हैं। इन पौधों में जालीदार वेनेशन होते हैं और इन पौधों में एक टेप जड़ होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इन पौधों में तंतुमय जड़ें होती है। द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता यह नहीं है कि इन पौधों में तंतुमय जड़ें होती है, और आवर्तबीजी पौधों की विशेषता यह नहीं है कि इन पौधों में तंतुमय जड़ें होती है। आवर्तबीज पौधे को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, गर्भनाल में, गर्भाशय ग्रीवा में, फैलोपियन ट्यूब में या गर्भाशय में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, गर्भनाल में। चलिए इसके डिस्कस पॉइंट को देख लेते हैं। भ्रूण का एक विशेष ऊतक गर्भनाल की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। भ्रूण के पोषण जो है जरायु, कोरिन, एनायु एवं अप्राय प्लासेंटा द्वारा होता है। मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया मादा की अंडवाहिनी में होती है। इस क्रिया से नर युग्मनज का केवल केंद्रक भाग लेता है, जबकि संपूर्ण मादा युग्मक इसमें भाग लेता है। प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडा से होता है। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और जहां भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स में। एक आदमी को आप सीधी शेयर कर देंगे, एक वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरा बहुत हौसला बढ़ जाएगा। आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अब जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, तो क्यों आप लोगों को खास अपडेट मेरे चैनल द्वारा जो है आप लोग को प्रोवाइड करा जाती है, जो कि आप लोग को NTPC, ग्रुप डी और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है उपलब्ध कराए जाते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।